नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है संसद के अंतर्गत ही और महत्वपूर्ण टॉपिक है संसदीय शब्दावली। संसदीय शब्दावली में क्या प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, ये कब यूज किए जाते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये कह सकते हो कि ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका करने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये जो है बीच बीच में कभी काल के पूछ देते हैं और शब्दावली में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उत्तर खर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। संसदीय शब्दावली आज प्रारंभ करते हैं, क्योंकि संसद का ही एक पार्ट है ये, और ये जान लेने का मतलब बहुत आवश्यक होता है। देखिए, स्थगन स्थगन क्या होता है? स्थगन मतलब किसी चीज को स्थगित कर देना। अब स्थगन में का प्रभाव क्या है? यह किसी एक बैठक को समाप्त करता है, ठीक है, न कि सत्र को। जो बैठक होती है, ध्यान से, प्रतिदिन जब सत्र चलता है, अधिवेशन होता है, तो 11 से 1, ठीक, फिर 2 से 6 के बीच में चलता है। ये देखिए ध्यान से, जो अधिवेशन चलते हैं, जो सत्र चलता है, वह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलता है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलता है। तो स्थगन क्या होता है? स्थगन होता है किसी एक बैठक को समाप्त करना, न कि सत्र को समाप्त करना, न कि अधिवेशन को समाप्त करना। स्थगन कौन करेगा? स्थगन पीठासीन अधिकारी करता है। अगर यह लोकसभा की बात करेंगे तो दोस्तों कौन? अध्यक्ष हो जाएगा, और राज्यसभा की बात करेंगे तो कौन? सभापति हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात करेंगे तो दोस्तों सभापति हो जाएगा। तो दो बातें क्लियर हुई। स्थगन बैठक को समाप्त करता है, न कि अधिवेशन को। दूसरा, यह पीठासीन अधिकारी के पास अधिकार है। जो पीठासीन होगा, इसका किसी भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो स्थगन हो गया। सत्रावसान, अभी दोनों में अंतर भी आप कर सकते हैं। स्थगन सत्रावसान में क्या अंतर है? सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। जैसे ये क्या बोल, लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित किया, तो कुछ समय के बाद राष्ट्रपति, ध्यान सुनिए, कुछ समय के बाद राष्ट्रपति संसद के सत्र को सत्रावसान करने की घोषणा कर देता है। तो यहां ध्यान देने की बात है कि सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। स्थगन कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी करता है। ठीक है, विधेयक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बचे हुए काम के लिए पुनः नोटिस देना पड़ता है, तो पुनः वह अधिवेशन में आता है। ठीक है, इंग्लैंड में, यहां ध्यान देंगे, इंग्लैंड में सत्रावसान के बाद, इसी में कंपेयर कर लीजिए, इंग्लैंड में सत्रावसान के बाद क्या होता है? वहां विधेयक समाप्त। देखिए दोस्तों, सत्रावसान में क्या होता है? सत्र को समाप्त हो जाता है, राष्ट्रपति करता है, विधेयक पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बचे हुए काम के लिए नोटिस देना पड़ता है। जबकि इंग्लैंड में सत्रावसान के बाद विधेयक प्रस्ताव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और यही स्थगन और सत्रावसान में अंतर है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, जब बिना बताए सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक, तो दो टॉपिक क्लियर, स्थगन और सत्रावसान। ठीक है, विघटन की बात करते हैं। विघटन करने का दो तरीके से होता है। एक, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया तो अपने आप जो है कि विघटित हो जाएगी, या तो फिर समय से पहले राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। तो दो चीजें हैं कि लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ध्यान देंगे एक चीज और, कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। क्लियर, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उसको विघटन नहीं होता, ना तो कोई करता है। लोकसभा का होता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब
जब विघटन हो गया तो उसका विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मन दो अलग विकल्प, समाप्त होने वाले विधेयक और समाप्त न होने वाले विधेयक। समाप्त होने वाले विधेयकों में विचाराधीन विधेयक है, राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए। ठीक है, अगर लोकसभा चाहती है कि उसको रखे तो ठीक, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, लोकसभा से पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन। लोकसभा से पास किए गए हैं और राज्यसभा में विचाराधीन है। अब नई लोकसभा आएगी, वो उसको मानती है तो ठीक, नहीं तो राज्यसभा क्या कर, वो वहां से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कौन से विधेयक समाप्त नहीं होंगे, तो संयुक्त अधिवेशन वाले विधेयक। जैसे इसमें क्या कंडीशन होगी, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक गया, बात ध्यान सुनिए, लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक गया, असहमति हुई, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अनुच्छेद 108। अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला दिया है, गौर करें, अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला दिया तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आते हैं बड़ी परीक्षाओं में कि कब कंडीशन में विधेयक समाप्त हो सकते हैं और कब नहीं समाप्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ईयरफोन लगा कर बैठिएगा। नंबर 2, राज्यसभा में विचाराधीन परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं। राज्यसभा में विचाराधीन है, राज्यसभा में लाया गया है, लोकसभा में नहीं लाया गया है। अब राज्यसभा उसको पास करके जब नई लोकसभा बढ़ती है तो लोकसभा को भेजती है, लोकसभा उसको पास करे या ना करे वो अलग का मुद्दा, लेकिन विधेयक समाप्त नहीं होता है। अब दोनों से पारित विधेयक है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया है तो भी विधेयक समाप्त नहीं हो सकता। इसकी 3 कंडीशन और इसकी 2 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। कौन से जब विघटन होता है तो कौन से विधेयक समाप्त होते हैं और विघटन नहीं होता है तो कौन से विधेयक समाप्त, विघटन होने पर कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, ये दोनों ध्यान देंगे। अगर राष्ट्रपति, चौथा भी इसमें है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लौटा दिया हो तो भी वो विधेयक समाप्त नहीं होता है। समाप्त न होने में 4 कंडीशन है। संयुक्त अधिवेशन के मामले में राज्यसभा में विचाराधीन परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के विचाराधीन हो, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लौटा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेम डक सत्र क्या होती है, ये पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। लेम डक सत्र, लेम डक सत्र क्या होती है? वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। वर्तमान लोकसभा जो चल रही है, क्योंकि नई लोकसभा के गठन के पहले और वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र क्या कहलाता है? लेम डक सत्र। और एक बात बताऊं, लेम डक सदस्य क्या कहलाते हैं, इसी में याद आकर बता देता हूं कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो अगली लोकसभा में निर्वाचित नहीं होते, ध्यान सुन लें, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं होते हैं वो लेम डक कहलाते हैं। ठीक है, दोनों लेम डक सत्र और लेम डक दोनों क्या होता है ये बता दिया मैंने। प्रश्नकाल, सत्र का पहला घंटा 11 से 12 जो चलता है, 11 से 1, 2 से 6 चलता है, तो 11 से 12 सत्र का पहला घंटा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नकाल में मौखिक प्रश्न होते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। अब प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो मौखिक भी पूछे जाते हैं और उससे आप मौखिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और तारांकित कौन होते हैं? जिनमें लिखित होते हैं, लिखित उत्तर जवाब देना होता है, इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अल्प सूचना वाले में 10 दिनों का नोटिस दे करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं संबंधित मंत्री से, और इसका उत्तर आप मंत्री मौखिक ही देता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों को अलग करने के लिए तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्नों को अलग करने के लिए, कैसे ये अलग हो, इनको अलग करने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। तारांकित प्रश्नों को ग्रीन हरे पेज पर छापा जाता है, अतारांकित प्रश्न को हल्के गुलाबी पिंक कलर पर छापा जाता है, और अल्प सूचना वाले को पीले कलर के पेज पर छापा जाता है। तो ये ध्यान देते रहिए, तारांकित प्रश्न के लिए ग्रीन, अतारांकित के लिए पिंक और अल्प सूचना वाले प्रश्नों के लिए येलो। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर हो जाएगा होगा। ठीक है, अब प्रश्नकाल के बाद ठीक
जीरो आवर शून्यकाल प्रारंभ होता है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, प्रश्नकाल जो हमारे संवैधानिक शब्दावली में था, लेकिन शून्यकाल नहीं था। शून्यकाल को 1962 में जोड़ा गया। ध्यान दें, प्रश्नकाल के बाद जो तुरंत प्रारंभ होता है वो शून्यकाल होता है, उसे 1962 में जोड़ा गया। इसमें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल के जो अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वह भी मौखिक ही होते हैं। ठीक है, वो भी प्रश्न कैसे होते हैं? मौखिक ही होते हैं। ठीक, अब अगला एक टॉपिक है प्रस्ताव। प्रस्ताव कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण प्रस्ताव। वो प्रस्ताव महत्वपूर्ण कौन से होते हैं? जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की बात की जाए, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने की बात की जाए, वो प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। स्थापना प्रस्ताव वो प्रस्ताव होते हैं जो किसी का स्थान ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थानापन्न प्रस्ताव। पूरा प्रस्ताव, उसी संबंधित कोई एक नया प्रस्ताव जो ला दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पूरक प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, कटौती प्रस्ताव। नंबर 1 प्रस्ताव में 3 ही बता दिए। नंबर 2 कटौती प्रस्ताव क्या होता है? वाद विवाद समाप्त करने के लिए लाया जाता है और सीधे मतदान के लिए लिया जाता है। गौर करें, कटौती प्रस्ताव में वाद विवाद को समाप्त करने के बाद मतदान के लिए रखा जाता है। तो इसमें 4 है। साधारण कटौती है, घटकों में कटौती है, कंगारू कटौती, कंगारू मोशन कहते हैं, गिलोटीन कहते हैं। कटौती प्रस्ताव वो होता है जो वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए इसमें 4 है। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटीन। साधारण कटौती में किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, पर्याप्त चर्चा होगी, तुरंत उसको मतदान के लिए, देखिए किसी सदस्य द्वारा लाया गया होगा, पर्याप्त चर्चा हो गई, फिर इसको सीधे मतदान के रख दिया जाता है। घटकों में कटौती, प्रस्ताव का एक समूह के एक भाग पर चर्चा होती है। प्रस्ताव के एक समूह के एक भाग पर चर्चा होती है। घटक मतलब अलग अलग ग्रुप्स। तो प्रस्ताव के एक समूह के एक भाग पर अलग अलग चर्चा होती है, फिर क्या करते हैं कि संपूर्ण प्रस्ताव को मतदान के लिए रख दिए जाते हैं। कंगारू कटौती, इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण खंडों पर बहस हो जाती है। महत्वपूर्ण, उसकी कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, उसका पशु, राष्ट्रीय पशु। कंगारू क्या करता है? जंप करता है, ऐसे जंप करता है। तो यहाँ भी जंपिंग वाली बात है कि महत्वपूर्ण खंडों पर बहस हो गई, समय नहीं है तो महत्वपूर्ण खंडों पर बहस हो गई, शेष को मतदान के लिए रख दिया जाता है। गिलोटीन फ्रांस में था, वहां का रॉबेस्पियर, उसने क्या किया था? एक गुलेटिन बनाया था। गुलेटिन मतलब एक ऐसे बहुत बड़ा सा राड टाइप में, ऐसे लोहे का राड, फिर इसके ऊपर लगाया जाता था और उसके नीचे जो उसके खिलाफ बात करते थे उसको काट दिया जाता था। इंसान को सुताया जाता और उसको काट दिया जाता। तो गिलोटीन शब्द वहीं से आया है, ध्यान देंगे। ये शब्द पूछा गया कहां से आया है? गिलोटीन शब्द वहीं से आया है, फ्रांस से। ये क्या करता है? इसमें क्या है, किसी विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उसे मतदान से पूर्व चर्चा के लिए रखा जाता है। माने अन्य टॉपिक को छोड़ काट कर पहले उसी को चर्चा के लिए रखा जाता है। तो गिलोटीन शब्द कहां से आया है? फ्रांस से आया। ये प्रश्न याद ध्यान दें, जो वहां का रॉबेस्पियर था, उसने ये रॉड बनाया था, जो सरकार के खिलाफ मतलब उसके खिलाफ बात बोलता था, उसको उसी पर कटवाता था, उसका नाम था गिलोटीन। तो वह शब्द यहीं से आया है। ठीक है, एक प्रस्ताव और मैंने बता दिया, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये क्या है? किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है जब वह, जैसे प्रश्न पूछा गया मंत्री से और मंत्री ने सही आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाया, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मंत्री की निंदा करना। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? मंत्री की निंदा करना। अभी तक हमारी क्लास में आपने ये पढ़ लिया संस्कृत शब्दावली में स्थगन, सत्रावसान, विघटन, फिर कौन से समाप्त होने वाले विधेयक है, कौन समाप्त होने वाला विधेयक नहीं है। लेम डक सत्र क्या होती है, लेम डक क्या होता है, मैंने बता दिया। लेम डक क्या होता है कि वे सदस्य जो वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं परंतु अगली लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? लेम डक कहते हैं। और लेम डक सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र कहलाता है। प्रश्न का तारांकित, अतारांकित, असूचना वाले प्रश्न। प्रस्ताव में मैंने प्रस्ताव 3, ये कटौती में 4 बता दिया। इसके अलावा विशेषाधिकार प्रस्ताव, अगले निंदा प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आगे भी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, संसदीय शब्दावली में ही हमारा टॉपिक है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। पहली बात जान लें कि यह 1954 से प्रारंभ किया। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम संसदीय शब्दावली में ही पढ़ रहे हैं और आज मेरा ये विचार है कि संसदीय शब्दावली पूरी समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया में क्या?
साधारण विधेयक क्या होता है, धर्म विधेयक क्या होता है, व्यक्ति विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, ये चारों के बारे में पढ़ना है हमको है। तो इसलिए मैं आज समझ रहा हूँ कि आज पूरी इस प्रस्ताव ये शब्दावली को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए ताकि अगले दिन हम नया टॉपिक शुरू कर सके। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब शुरू किया गया दोस्तों? 1954 से। एक प्रस्ताव को तैयार हुआ, इसको सदन का कोई भी सदस्य, ध्यान सुने, सदन का कोई भी सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से लेकर मंत्री का ध्यान किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर ला सकता है। तो ऐसे प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। दैट इज क्लियर। सदन का कोई भी सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेकर मंत्री का ध्यान इधर आकृष्ट कर करके इसको रखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कब से प्रारंभ? 1954 से। स्थगन प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा। स्थगन से किसी पर चर्चा हो रही है, तब तक उसको रोक कर कोई इंपॉर्टेंट घटना घट गई, रेलवे का हादसा हो गया या किसी जगह गैस में किसी प्रदर्शन चल रहा है, कहीं बहुत बड़े कारखाने में आग लग गई और काफी लोग हताहत हुए, तो तुरंत क्या होगा? उस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाएगा। अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा। और ध्यान देने की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तभी यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा में, दोनों जगह लाया जा सकता है। और इस पर जो चर्चा होगी 2.5 घंटे से कम नहीं होगी। ध्यान दें, इस जो स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा होगी वह 2.5 घंटे से कम नहीं होगी। जो स्थगन प्रस्ताव होगा उस पर जो बातें होंगी बड़ी तथ्यात्मक होंगी और उसका समाज, देश और परिस्थिति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। तभी तो किसी प्रस्ताव को हटाकर इस प्रस्ताव को रखा जा रहा है। ठीक है, जिसमें मैंने उदाहरण दे दिया, कहीं पर रेलवे हादसा हो गया हो या कहीं पर जो है कि किसी गैस लीक हो गया हो, आग लग गई हो, तो ऐसे मामलों पे यह प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, यहां पर हम दोनों को पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। गौर करें, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब पहला प्रश्न बन जाए कि अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, तो वह लोकसभा में लाया जा सकता है। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो इसके पहले की मैंने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर भी पढ़ाया है, आर्टिकल 74 और 75 को पढ़ाया है। जो लोग आज हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल के लिंक में जाकर यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, वहां पर हमारी वीडियो आपको क्रम से मिलेगी। मैं इस बात को विशेष ध्यान दिया हूं कि शुरू से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से लेकर के, संविधान के निर्माण से लेकर के अब तक क्लासेस को पढ़ाया है। आप चाहे तो शुरू से लेकर के अपने नोट्स को पढ़ा सकते हैं। पर डे अगर आधा घंटा बैठ के लिख लेंगे तो आपकी एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ये ऐसा मेरा भरोसा है, और आप सहयोग देते रहिए। तो यहाँ दोनों पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अंतर। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे स्वीकार करने के लिए या प्रस्ताव रखने के लिए पर्याप्त कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी विपक्षी पार्टी चाहे वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये अभी जल्दी में केवीएस के एग्जाम में पूछ दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा और अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, क्योंकि मैंने आर्टिकल 75 यही कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निंदा प्रस्ताव, इसको स्वीकार करने के पर्याप्त कारण बताना होगा कि आप क्यों निंदा करना चाहते हैं। दैट इज क्लियर। यह एक मंत्री या समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव पास होने से मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देती, क्योंकि एक आलोचना करना होता है, सरकार की आलोचना करना होता है। धन्यवाद प्रस्ताव, यह राष्ट्रपति का संबोधन होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इंग्लैंड में इसी को राजा का भाषण कहते हैं। ये कब होता है कि प्रत्येक आम चुनाव के पहले, आम चुनाव हो गया उसके पहले वित्तीय सत्र को संबोधित, आम चुनाव के पहले, आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, पहले सत्र में, और वित्तीय सत्र को संबोधित करता है। इसमें वो लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। दोनों बातें ध्यान दें। सरकार का ये
प्रस्तुत क्या करता है, राष्ट्रपति बोलता क्या है, वो सरकार का वर्ष भर का सदन के सामने अपना कामकाज का ब्यौरा रखता है कि मैं ये खाका इस तरह से मैं कार्य करूंगा, इतना मद में इतना रुपया खर्च करना है, ये हमारी योजनाएं हैं, ये हमको लागू कराना है। बहस होती है, मतदान होती है। इसको बहस मतदान मतलब मतदान होना और उसको इस अभिभाषण को पास होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार की बड़ी आलोचना होती है, उसको पराजित होना भी पड़ सकता है। आधे घंटे की बहस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह लोक महत्व के मामले होते हैं इसमें, और यह सप्ताह में तीन दिन रखा जाता है। इस पर कोई मतदान नहीं होता। अल्पकालिक चर्चा या आधे घंटे की चर्चा, इसको भी सप्ताह में 3 दिन प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। अब विधेयक, 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में दोनों में अंतर भी देख लेंगे। सरकारी विधेयक ये होते हैं जो मंत्री द्वारा पेश की जाते हैं। पहली बात, इसमें सरकार की नीतियों का प्रदर्शन होता है, सरकार कौन सी पॉलिसी ला रही है उसका प्रदर्शन होता है। अगर ये सरकारी विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इसको पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देकर तब पेश किया जाता है। ठीक है। और ये जब प्रस्ताव बनाया जाता है संबंधित विभाग के अधिकारियों के परामर्श से बनाया जाता है ताकि कोई चूक न हो। जब मंत्री सदन के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करे तो विद फैक्ट के साथ प्रस्तुत रखे। अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पा सकता तो उसके खिलाफ क्या निंदा का प्रस्ताव आ सकता है। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैर सरकारी विधेयक में मंत्री के अलावा मतलब मंत्री नहीं होगा, उसमें किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये क्या सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दलों के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। इसके पास होने की उम्मीद बहुत कम होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, इसके सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पास हो या ना हो। इसको 1 माह का नोटिस देकर प्रस्तुत किया जाता है। ये 2 बातों को आप याद रखेंगे और बाकी इसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये याद रखेंगे। तो संसदीय शब्दावली के अंतर्गत आज इतना ही, और ये टॉपिक पूरी तरह से आपकी संसदीय शब्दावली समाप्त हो जाती है। मैंने इसमें गिलोटिन बता दिया, कंगारू मोशन बता दिया। आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग आज देख रहे हैं वो लोग और बढ़िया से जानने के लिए हमारे शुरू के वीडियोस को देखें। यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और आपको सारी वीडियो वहां पर मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली जो हमारी क्लास होगी वह विधेयकों के संबंधित होगी, मतलब वही साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धर्म विधेयक क्या होता है, इस पर चर्चा होगी। आज के लिए बहुत बहुत इतना ही। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।